वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 15 ऑफ माय ऑब्सेशन। हवेली के बाहर इस वक्त गांव के लोगों की भी सभा लगी हुई थी और अहाना मुकुद के साथ बैठी इन लोगों की परेशानियां बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। बीच बीच में मुकुद अहाना से मशवरा लेते और उसकी बातों पर गौर करते हुए गांव के लोगों की जो भी दिक्कतें थी उन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दूर पर खड़ी काशवी ये सब देख रही थी और उसके हाथों की मुठ्ठियां कसती जा रही थी। ठाकुर मुकुद प्रताप से कुछ महीनों में मरने वाले थे और यह सब मैं संभालने वाली थी। तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया अहाना, तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर मैं अपनी चीजें छीनने पर आऊं तो फिर जीत मेरी ही होती है। कुछ देर बाद अहाना उस सभा से उठकर अंदर की तरफ आने लगती है तो काशवी अचानक ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अहाना उसे देखती है, फिर अपना रास्ता बदलते हुए उसके बगल से जाने को होती है कि काशवी के मुंह से निकले शब्द उसे रुकने पर मजबूर कर देते हैं। प्लान क्या है तुम्हारा अहाना रावत? अहाना मुड़कर काशवी की तरफ देखती है। व्हाट डू यू मीन? काशवी सिर टेढ़ा करते हुए कहती है। जैसल हैवान है, वे राक्षस है, वे इंसान ही नहीं है। थोड़े दिन पहले तक यही कहती थी ना तुम। जैसल ने मेरे साथ जबरदस्ती। इन शब्दों पर खास जोर देते हुए काशवी अपनी बात को आगे बढ़ाती है। भले ही ठाकुर साहब से तुमने बस इतना ही कहा था और अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, फिर भी मुझे अच्छे से आइडिया था कि वे अधूरा सच कैसा होगा जिसे तुम पूरा नहीं कह सकी थी। लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। या तो तुम जैसल के जरिए उसकी इस विरासत की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी हो, या फिर उसकी दौलत, उसके चार्म, उसकी पर्सनालिटी के आगे उसके किए हुए जुर्मों को भुला चुकी हो। अहाना हल्का मुस्कुरा कर कहती है, ना तो मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और ना ही जैसलमेर। मेरी तरफ से इन दोनों को तुम रख लो, आई डोंट केयर। काशवी सवालिया लहजे में, तो फिर आज़ाद क्यों नहीं हो जाती जैसल की कैद से? तुम्हारे पास पूरा मौका है, मैं खुद तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तो फिर चली क्यों नहीं जाती यहाँ से दूर? अहाना काशवी की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता या तुम्हारी मदद की सच में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कि अहाना वहाँ से जाने को हुई कि तभी काशवी के शब्दों ने फिर से उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। जाने क्यों? तुम्हारे इरादों पर मुझे शक है, बच के रहना, कहीं जैसल के सामने तुम्हें बेनकाब ना कर दूं। अहाना हल्का मुस्कुराई, मुझे बेनकाब करने के चक्कर में कहीं तुम बेनकाब ना हो जाना, क्योंकि तुम तो अच्छे से जानती हो ना जैसल को वे मुझसे कितना प्यार करता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उसकी वाइफी को कोई भी तंग करे, तो बच के रहना। इतना कि अहाना अंदर की तरफ चली गई। काशवी खामोश खड़ी रह गई। वो अपने मन ही मन कहती है, मैंने तो बस अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे इस एटीट्यूड ने मेरे अंदर उठ रहे शक को पक्का कर दिया है। पता करना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। अगर तुम्हें जैसल और उसकी प्रॉपर्टी दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? दूसरी तरफ एक फेमस बार में तेज म्यूजिक बज रहा था। बार काउंटर पर बैठा जैसल एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। तभी धूर जैसल के बगल वाली चेयर पर आकर बैठता है और वेटर को पेक बनाने का बोल सहजता से कहता है, जेम्स आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। जैसल धूर की तरफ देखे बिना कहता है, जेम्स पहला मौका भी खुशनसीबों को देता है, आखिरी मौका शायद किसी को नहीं। प्लीज जेम्स, इस बार सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है मैंने। क्लाइंट इज वेटिंग फॉर यू। मेरा वादा है कि इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। ध्रुव रिक्वेस्ट करता हुआ बोला। जैसल अपने गिलास का भी ड्रिंक एक झटके में खत्म करता है और कहता है, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो आप जान से मार देना मुझे। जैसल के सवाल पर के साथ ही ध्रुव ने जवाब भी दे दिया। जैसल उठा और बिना किसी भाव के बोला, लेट्स मीट द क्लाइंट। ध्रुव मुस्कुराया और जैसल के पीछे चल दिया। हवेली में, हाँ बेटा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज हमारी कीमोथेरेपी है तो शायद हम आज वापस नहीं आएंगे। शक्ति भी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं और घर में आप और काश भी है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जैसल भी पता नहीं कहाँ है, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। ये बात मुकुंद ने अहाना से कही और नंदिता के साथ आगे बढ़े। तभी अहाना ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंकल मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। अरे बेटा, आपकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर। हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते। और जैसल को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे, आप पर भी और हम पर भी। मुकुंद अहाना को समझाते हुए बोले, उसने मुझे इतनी आजादी दी है अंकल, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं बस चल रही हूँ। आहना की बात पर मुकुंद निरंतर हो गए। उन्होंने कुछ कहना भी चाहा, लेकिन आहना ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों के साथ निकल गई। ये सब काफी देर से सुन रही काशवी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। वे अपने आप से ही कहती है, फाइनली मुझे मौका तो मिला कि मैं जैसल को हमारे प्यार के वेल में एक बार फिर से याद करवा पाऊँ।
जो वक्त हमने साथ गुजारा था, अगर उसे मैंने एक बार फिर जैसल के साथ बिताया तो उसे ज़रूर एहसास होगा कि वह अभी भी मेरे लिए फ़ील करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर जैसल। रात का वक्त जैसल अपने कमरे में आता है। वह थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। उसका लाल चेहरा साफ बयान कर रहा था कि वह इस वक्त अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला तो जैसल ने पलट कर देखा जहाँ एक मेड खड़ी थी। जैसल उसे घूरते हुए कहता है, क्या है बड़े ठाकुर, आपके लिए जूस। उस मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसल गुस्से में चीखते हुए बोला। वो मेड फिर सिर झुकाते हुए कहती है, बड़ी ठकुराइन कह कर गई थी कि आप घर आए तो आपको जूस दे दूं। ये सुनते ही जैसल की भौहें चढ़ गई। उसका गुस्सा कुछ हद तक कंट्रोल में आया और सवालिया लहजे में बोला, आहना तुमसे ऐसा कह कर गई थी। जी बड़े ठाकुर। जैसल ने तुरंत ही वे जूस का गिलास अपने हाथ में लिया और उस मेड को जाने का इशारा कर उस जूस के गिलास को देखते हुए जैसल हल्का मुस्कुराया। तो बीवी वाले काम करने लगी है मेरी वाइफी आजकल। अच्छा है, लेकिन इससे मेरा गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। माना कि मैंने तुम्हें हर आज़ादी दी है, लेकिन तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती हो। खासकर उस इंसान के लिए तुम्हें इतना कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आओ तुम बस। ये कहते हुए जैसल ने जूस का गिलास अपने होठों से लगाया ही था कि उसका फोन बजा और उसने अपने हाथ में लिया गिलास साइड टेबल पे रख दिया। हाँ बोलो राका। बॉस, मैडम को लेकर बस कुछ मिनटों में हवेली पहुंच रहा हूँ। जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए, गुड, बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे तुम्हारी मैडम का। कम फास्ट। इतना कह जैसल ने कॉल कट कर दी। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। अब कौन मर गया? जैसल मुंह बनाते हुए बोला। वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकला। उसने देखा कि सीढ़ियों के पास काशी बैठी हुई है, जिसने अपना पैर कसकर पकड़ रखा है और रोए जा रही है। जैसल उसके पास आकर डेविल स्माइल लिए कहता है, तुम तो पहले से ही गिरी हुई थी और ज्यादा गिरने की क्या जरूरत थी। काशी भीगी पल के उठा उसे देखती है और रोते हुए कहती है, यू आर सो इंसेंसिटिव। जैसल, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं दर्द में हूँ। प्लीज रूम तक जाने में मेरी हेल्प कर दो। ये सुन जैसल थोड़ा हंसा, हा हा, फिर अगले ही पल अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मुझे मौत आ जाए पर तुम्हारी मदद ना करनी पड़े। गो टू हेल। इतना कि वहां से जाने को हुआ तो काशवी के शब्दों ने उसके पैरों को आगे बढ़ने से रोक लिया। तुम आहना से बहुत प्यार करते हो ना? ये सवाल सुन जैसल ने तिरछी नजरों से काशवी को देखा। काशवी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देख रही हूँ कि मैं आजकल बदल रहे हो तुम। आहना के लिए पहले से ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो क्या आहना की खातिर इतनी सी इंसानियत नहीं दिखा सकते? प्लीज हेल्प मी जैसल। जैसल कुछ पल काशवी को देखता रहा, फिर जाने क्या सोचकर वे आगे बढ़ा और काशवी को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया। काशवी ने तुरंत ही अपनी बाहें जैसल की गर्दन में लपेट ली और उसके चेहरे को अपनी इंतजार भरी निगाहों से देखने लगी। जैसल ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा और उसे लिए ये हुए सीधा उसके रूम की तरफ बढ़ा। उसने काशवी को बेड पर रखा और जाने को हुआ कि काशवी ने उसकी कॉलर पकड़ उसे अपने ऊपर गिरा लिया। जैसल, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज जैसल, आई नीड यू। बेहद से एडिक्टिव और गहरी आवाज में ये शब्द काशवी ने कहे, जिन्हें सुनकर जैसल का माथा ठनक गया। उसने काशवी के हाथों को झटका और उसके ऊपर से उठा। पैर के साथ साथ दिमाग में भी चोट लग गई है क्या? अगर ऐसा है तो इलाज के लिए अपने पति को बुला लो। डोंट ट्राई दिस, सिट फ्रॉम मी। जैसल ने जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि काशवी बिस्तर से उठी और पीछे से जैसल के सीने पर अपने हाथ बांध लिए। उसने जैसल की पीठ पर अपना सिर टिकाया और रोते हुए बोली, याद करो उन लम्हों को जैसल, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। कितना प्यार करते थे हम। तुम मुझसे एक दिन मेरे बिना, मुझसे प्यार किए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होता था। चलो उन लम्हों को फिर से जीते हैं जैसल। आहना के साथ तुम्हारा रिश्ता मुझे के अच्छे से पता है। आई नो वे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और शक्ति के साथ मेरा भी रिश्ता एक नादानी, एक गलती के अलावा और कुछ नहीं। चलो हम दोनों अपनी अपनी गलती सुधार लेते हैं, सब कुछ बुलाकर फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। जैसल का गुस्सा अब तक अपनी चरम तक पहुंच गया था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और निगाहें शुष्क थी। उसने काशवी का हाथ पकड़ उसे झटकते हुए खुद से दूर किया और तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और गलतियां दोहराई नहीं जाती। दूर रहो मुझसे वरना जलाकर राख कर दूंगा। इतना कह जैसल वहां से जाने को बढ़ा के अचानक ही उसका सिर घूम गया। वो ठहर गया। ये देख काशवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है जूस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इतना कह वे जैसल के सामने आती है और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से में भरते हुए कहती है, इन सब के बाद तुम्हें जरूर एहसास हो जाएगा जैसल कि हम तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। हमारे बीच अभी भी बहुत कुछ बाकी है। खुद को बस मेरे हवाले कर दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसल के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। वे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, तो वो जूस तुमने भेजा था, तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इतना ध्यान रखेगी हीरो? काशी जैसल के सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, जहान का कमरा आहना रूम में आती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तुम आजाद हो, जो करना चाहो, जहां जाना चाहो, बला बला बला, लेकिन नहीं, सिर्फ आज मैं घर से बाहर क्या निकली
आधे रास्ते में मुझे वापस बुला लिया, विलन कहीं का। आहना खुद से ही बातें किए जा रही थी और कमरे में चहलकदमी करते हुए जेसल पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसे कुछ प्यास सी महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रें टेबल की तरफ दौड़ाई जहाँ उसे जूस का गिलास दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे समझे आहना ने वे गिलास उठाया और सारा जूस एक सांस में ख़त्म कर दिया। इसके बाद वे सीधा जाकर बिस्तर पे लेट गई। कुछ पलों के बाद अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला तो आहना ने अपनी भारी पलकों को खोला और जेसल की तरफ देखने लगी। जेसल ने आहना को ऐसे बेड पर लेटे हुए देखा। फिर अगले ही पल उसकी नज़र जूस के गिलास की तरफ गई जो कि खाली था। ये देख जेसल के माथे पर बल पड़ गया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर उसने गहरी सांस ली। फिर आहना के नज़दीक आकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ये जूस तुमने पिया? आहना हल्का मुस्कुराई और बोली, क्यों, मेरे जूस पीने से भी तुम्हें दिक्कत है? ये कहते हुए आहना की आवाज़ में एक भारीपन था और इतना सुनकर ही जेसल समझ चुका था कि उस जूस को पीकर आहना नशे में जा चुकी है। जेसल अभी सोच में डूबा ही था कि आहना ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। जेसल की धड़कनें बेहद तेज हो गई। वह वे हकलाते हुए कहता है, क्या कर रही हो वाइफी? आहना अपनी मधोस आंखों से जेसल को देखते हुए कहती है, आई डोंट नो मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जस्ट लाइक एक आग सी लग रही है, प्लीज डू समथिंग जेसल। आहना के मुंह से निकले ये सब इतने मधोस थे कि जेसल के खुद के लिए खुद को काबू करना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी वह आहना के ऊपर से उठता है और उसके गाल पे अपनी हथेली रखते हुए कहता है, तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता वाइफी, क्योंकि सुबह जब तुम होश में आओगी तो तुम फिर से इन सब के लिए मुझसे नाराज हो जाओगी। आहना जेसल की उस हथेली को पकड़ती है जो कि इस वक्त आहना के गाल पर रखी हुई थी। फिर उस हथेली को पकड़े हुए आहना अपने गाल पे अजीब तरह से टच करती है तो जेसल अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। जेसल प्लीज डू समथिंग, आई एम बर्निंग इनसाइड। आहना अंगड़ाई लेते हुए जेसल को अपने करीब आने के लिए कह रही थी, लेकिन जेसल को अच्छे से पता था कि आहना इस वक्त होश में नहीं है। अगर उसने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया तो फिर उसे आहना की नफ़रत झेलनी पड़ जाएगी। जेसल बिस्तर से उठा और खुद को काबू करते हुए बोला, वाइफी वेट फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ, शायद तुम्हें बेटर फील हो। जेसल आगे बढ़ा ही ताकि आहना की मधोस आवाज़ ने उसके कदमों को बांध लिया। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, कम क्लोज टू मी जेसल। आहना की आवाज़ सुन जेसल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी गहरी सांस ली। अपने मुंह में भर चुकी लार को अंदर गटकते हुए अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। तभी आहना ने पीछे से आकर अपनी तपती हथेलियां जेसल की चेस्ट पे रख दी। यह महसूस होते ही जेसल के दिल की धड़कनें शोर करने लगी। आहना ने अपना चेहरा जेसल की पीठ पे टिकाया और आंखें बंद कर मधोस आवाज में बोली, प्लीज टच मी। जेसल की सांसें अब बेहद गहरी होती चली जा रही थी। खुद को रोक पाना अब उसके बस में बिल्कुल भी नहीं था। वह आहना के हाथों को अपने सीने से हटाते हुए उसकी तरफ पलटता है और उसके मधोस चेहरे को देखने लगता है। आहना बेद खुली आंखों से उसे निहार रही थी। जेसल शायद अभी भी इस सोच में था कि वे आगे बढ़े या खुद को रोक ले, लेकिन आहना ने जेसल का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और अपने मचलते लबों को उसके होठों से में चिपका दिया। जेसल ने कसकर आहना की कमर को होल्ड कर लिया। उसका बदन पूरी तरह से उसके काबू से बाहर होता चला जा रहा था। आहना के द्वारा की गई शुरुआत को अब जेसल की चरम की ओर लेकर जाने लगा था। उसने आहना के लबों को कैप्चर किए, उसकी कमर को पुश करते हुए उसे अपने पेट पर बिठा लिया। आहना ने अपने दोनों पैरों को जेसल की कमर में लपेट लिया था और अपनी दोनों बाहें जेसल की गर्दन में बांध ली थी। इस दौरान वे किस एक पल के लिए भी अभी बारीक नहीं हुई थी, बल्कि वक्त के साथ वह जुनून में शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। जेसल ने आहना को बेड पर रखा और अपनी गहरी तेज सांसों को काबू करते हुए चुपचाप खड़ा उसे निहारने लगा। बिस्तर में लेटी आहना ने उसे देखते हुए अपनी दोनों बाहें उसकी तरफ और फैलाई और अपने आगोश में आने का न्योता देने लगी। जेसल ने आहना के चेहरे को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और अगले ही पल उसका चौड़ा सख्त सीना बेपर्दा हो चुका था। उसके एक एट पे कैप्स को उसका ब्लेड डिजाइन का लॉकेट बार बार छू रहा था। वे आहना के ऊपर आता है तो आहना बड़ी मधुर अदा के साथ उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लेती है। जेसल के लब धीरे धीरे करके आहना के सीने से खेलने लगे थे और उसके बदन की आग को और ज्यादा सुलगाते जा रहे थे। आहना की उंगलियां जेसल के बालों को सुलझाने में लगी थी। जेसल आहना के सीने से होते उसके पेट तक आता है तो आहना तड़प उठती है। उसने कसकर जेसल के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसके कपड़े अब खुद उसे ही बेचैन कर रहे थे, इसलिए उसने अपने कपड़ों को अपने हाथों से उतारना शुरू कर दिया था। जेसल ने भी एक झटके में आहना के
निचले हिस्से के कपड़ों को निकालकर अलग कर दिया था। अब अहाना का मखमली बदन जैसल की मधोस निगाहों के सामने पूरी तरह से बेपर्दा था। उसने अहाना की दोनों टांगों को घुटनों पर से मोड़ा और उसके लोअर पार्ट को अपने तपते लबों से छूने लगा। इस एहसास से सहन अहाना सिहर उठी। उसकी गर्म सांसें अब सिसकियां बनकर उस कमरे में गूंजने लगी थी। पूरा बदन अकड़ने लगा था, जिस्म की तपिश बढ़ती जा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी तो साथ में उन दोनों की सांसें भी वक्त के साथ बेहद गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे पर अपने आप को कुर्बान करते जा रहे थे। अगली सुबह अपनी भारी पलकों को खोलने की कोशिश करते हुए आहना अपने सिर पे हाथ रखती है। उसे अपने सिर पे एक बोझ सा महसूस हो रहा था। पूरे बदन में एक दर्द की लहर सी दौड़ रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे जैसल पर जाती है, जो पेट के बल पड़ा बड़े सुकून से सो रहा था और उसके ऊपरी बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे, उसके कान काफी ज्यादा लाल पड़े हुए थे और पीठ पे जगह जगह खरोंचे थी। जैसल को कुछ पल हैरान नजरों से देखने के बाद आहना ब्लैंकेट के अंदर से खुद पर ही नजर डालती है और इस वक्त कपड़े के नाम पर उसके बदन पे कुछ भी नहीं था। खुद को और जैसल को ऐसी सिचुएशन में देख ऊपर से उसके सिर में जो दर्द और भारीपन के एहसास महसूस हो रहे थे, उन सब से उसे अंदाजा लग चुका था कि उसके और जैसल के बीच कल रात क्या हुआ होगा। उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसे अंदर से रोना आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वे बिस्तर में बैठी हुई फर्श की तरफ आड़ झुककर जैसल का सर उठाती है और उसे पहनते हुए उठकर खड़ी होती है। उसे हल्का दर्द महसूस होता है और इसके साथ उसकी सिसकी निकल जाती है। जैसल के कानों तक जब आहना की सिसकियां पहुंची तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। वाइफी, तुम ठीक हो ना? जैसल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। आहना ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और चिढ़ते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगे। बस तुमने अपने कमीनेपन की एक और दहलीज लांघ ली। तुमने जानबूझकर फ्रिज जूस रखा था, ना तुम में ना मेरे लिए, ताकि मैं उसे पीकर अपने होश खो दूं और तुम मेरे साथ अपनी मनमानी कर पाओ। तुम्हें लगा होगा कि तुम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लोगे और मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, लेकिन जितना मुझे याद है उतना काफ़ी है तुम्हारे इन गंदे इरादों को उजागर करने के लिए। जैसल के हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई थी। उसके लाल चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसने आहना की खातिर खुद पर इतना कंट्रोल करना तो सीख लिया था, जो इस वक्त वो खामोश खड़ा था। देखो वाइफी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये जूस मैंने नहीं रखा था तुम्हारे लिए। मुझे आइडिया नहीं था कि उसे तुम पी जाओगी। और कल रात जो हुआ उसमें इसमें उसमें उसमें हमारी गलती, उसमें सारी गलती तुम्हारी है। यू आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मुझे ये सोचना ही नहीं चाहिए था कि तुम कभी सुधर सकते हो। ये कहते हुए आहना रोने लगी थी। उसकी आंख से बहते आंसुओं को देख जैसल को बेचैनी होने लगी कि वो आहना के बहते आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे करता है कि आहना खुद को रोक नहीं पाती और उसका थप्पड़ सीधा जैसल के गाल पर पड़ता है। जैसल का चेहरा एक ओर झुक गया था और उसके हाथों की मुठ्ठियां बंध गई थी। उसकी सांसें गुस्से में तेज चल रही थी। उसने अपनी तिरछी सुर्ख नजरों से आहना को देखा तो आहना एक पल के लिए सहम गई। कहीं ना कहीं उसे एहसास हुआ कि उसके इस थप्पड़ से जैसल का गुस्सा कितना बढ़ गया होगा। वह डरते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगती है तो जैसल उसके नज़दीक आते हुए कहता है, कसम खा के कह रहा हूँ वाइफी, तुम्हारी जगह इस वक्त किसी और का हाथ उठा होता तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता। तुम हो जैसल की जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, बस इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। आहना अब तक दीवार से चिपक गई थी और सहमी निगाहों से जैसल को देख रही थी। जैसल उसके गाल को तंग कर रही जुल्फ कान के पीछे लगाते हुए सर्द आवाज में कहता है, कल रात जो हुआ वह मैं करना नहीं चाहता था, पर तुम पूरी तरह
पर तुम पूरी तरह ऐसे खुद को मेरे हवाले कर चुकी थी और उसके बाद भी मैं हद में रहता। इतना शरीफ तो नहीं होना मैं। आहना बस नम आंखों से जैसल की गहरी आंखों में निहारती रही। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कल रात के कुछ दृश्य याद आ रहे थे जिनमें जैसल उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था और वे जबरदस्ती उसे अपने आगोश में लेने को बेताब थी। आहना ने अपनी नजरें झुका ली और जैसल के पास से निकलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद करना चाहा तो जैसल ने दरवाजे पर अपनी हथेली टिकाकर दरवाजा बंद होने से रोक लिया। ये देख आहना को गुस्सा आने लगा। वह जैसल को घूरते हुए कहती है, क्या कर रहे हो तुम? हर बात पर मेरे साथ जबरदस्ती करने की आदत गई नहीं है ना तुम्हारी? शायद शटअप वाइफी, अब कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इतना कह जैसल वॉशरूम के अंदर आया और आहना को गोद में उठा आगे बढ़ा। आहना को बड़े आराम से बाथरूम में बिठाने के बाद जैसल बाथटब में खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। इस वक्त बाथटब के एक कोने में आहना थी तो दूसरे कोने में जैसल। आहना आहना चिढ़ते हुए कहती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्सा मत दिलाओ। जैसल ने आहना की दोनों बाजुओं को पकड़ा और खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दोनों छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? आहना कसमसाते हुए बोली। खामोश वाइफी। जैसल ने आहना के भीगे लबों पर अपनी उंगली रख उसे शांत कर दिया। फिर उसके सॉफ्ट के इस हाथ को पकड़ अपने सीने में उस जगह रखवाया जहाँ पर उसने ए अक्षर का टैटू बनाया था, यानी कि दिल वाली जगह पर। आहना ने मासूमियत से एक नज़र जैसल के सीने पर डाली और अगले ही पल उसकी गहरी आंखों में देखने लगी। जैसल आहना की आंखों में झांकते हुए कहता है, एक बात बताओ वाइफी, अगर मैं शुरू से तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की होती, वो टॉर्चर नहीं किया होता जो आज खुद भी मैं याद नहीं रखना चाहता, अगर मैंने ईमानदारी से, धैर्य से और प्यार से तुम्हें जीतने की कोशिश की होती, तो क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती? आहना को समझ नहीं आया कि जैसल ये सवाल क्यों कर रहा है। वो बस खामोश रहकर उसके भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही। तभी जैसल कुछ दर्द भरे अल्फाजों में कहता है, अगर मैं विलेन नहीं होता तो तुम मुझसे प्यार करती। एक बार गौर से देखो मुझे, फिर बताओ कि हम इस शक्ल के पीछे कोई हीरो होता, क्या तुम उसका प्यार कबूल कर लेती? बदलने के बाद भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या वाइफी? आहना खामोश रही, शायद चिलसी हुई थी कि जैसल के जज्बातों का क्या जवाब दे। जैसल ने अचानक ही आहना की कमर को पकड़ते हुए उसे दूसरी तरफ घुमा दिया और इस वक्त आहना की पीठ जैसल के सीने पे चिपक गई थी। उसने कसकर आहना के पेट पे अपना हाथ बांधा हुआ था। आहना की सांसें अब बेहद गहरी होने लगी थी। वे आंखें बंद कर लेती है। जैसल झुककर उसकी भीगी कॉलबोन को चूमता है तो आहना के नाखून जैसल के हाथों में चुभने लगते हैं। अब तो मेरी छुअन में जिद, ऑब्सेशन, जबरदस्ती की जगह प्यार, नजाकत, सुकून शामिल है ना वाइफी? फिर भी तुम्हें मेरे छूने से बुरा लगता है? प्लीज जवाब दो, क्या मेरा छूना तुम्हें खराब लगता है? आहना कुछ पल अपनी तेज सांसों को काबू करती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, शायद नहीं। जैसल का चेहरा अभी भी आहना की गीली जुल्फों में छुपा था, लेकिन आहना का जवाब सुन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो आहना के गाल पर अपने लिप्स टच करते हुए कहता है, से इट अगेन वाइफी, प्लीज एक बार अच्छे से कह दो। आहना कुछ पल रुक कर बोली, शायद बुरा नहीं लगता अब तुम्हारा छूना। शायद दिल, दिमाग और शरीर ने एक समझौता कर लिया है कि मुझे तुम्हारे टच की आदत हो जानी चाहिए। जैसल आहना की गर्दन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, अपने जज्बातों को समझौते का नाम देकर उन्हें छुटलाने की कोशिश मत करो वाइफी। आई नो तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ महसूस करने लगी हो। झूठ है ये, आहना ने तुरंत उत्तर दे दिया। जैसल ने सर्द आवाज में कहा, रियली रियली। आहना ने फिर से उत्तर दिया। अगले ही पल आहना की सिसकी निकल गई जब पानी के अंदर जैसल का सख्त लोअर पार्ट उसे अपने नाजुक अंग पर फिसलता हुआ महसूस हुआ। जैसल मधुर आवाज में कहता है, अब भी कुछ फील नहीं हुआ वाइफी? तेज सांसों से आहना का सीना हिलकोरे लेने लगा था। वे अपना थूक बड़ी मुश्किल से अंदर करते हुए मध्यम आवाज में कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसल ने आहना को एक झटके में अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम कुछ फील ही नहीं करती तो ये हसीन चेहरा शर्म से लाल क्यों है? ये गाल, ये कान सुर्ख क्यों पड़ते जा रहे हैं? ये सांसें इतनी गहरी क्यों हो रही है? तुम्हारा सीना तुम्हारी सांसों की स्पीड को काबू क्यों नहीं कर पा रहा? ये कहते कहते जैसल ने खुद को पूरी तरह से आहना के बदन के अंदर समा दिया था और जैसल को महसूस करते ही आहना ने उसके कंधे पर अपने हाथ डाले और उसके सीने पर जल्दी से अपना सिर टिका लिया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के हो चले थे। एक सीक्रेट रेव पार्टी जहाँ एक से बड़े एक वीआईपी बस वीआईपी शामिल थे। वे लोग जो दुनिया की नज़र में एक अलग मुखौटा ओढ़ कर रखते थे, इस पार्टी में अपने असली चेहरों के साथ आए थे, क्योंकि वे आज खुलकर सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन हो या अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले इंसान, पूरी तरह से नशे में धुत थे, क्योंकि ये एक सीक्रेट पार्टी थी और सबको पता था कि यहाँ उन्हें इस बात का डर नहीं कि कोई उनके असली चेहरे देख लेगा। ड्रग्स, कोकीन
चरस, हेरोइन, हर प्रकार का नशा बखूबी अवेलेबल था वहाँ पर। साथ में लड़कियां भी उन रईसों के लिए एक नशे का ही काम कर रही थी। तभी अचानक से उन लोगों के बीच कुछ कानाफूसी होने लगी और इसी के साथ भगदड़ मच गई। हवेली में आहना ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। तभी जैसल पीछे से खूबसूरत सा चेन आहना के गले में डालता है और उसकी गर्दन में बांधने लगता है। आहना आईने में से जैसल को देखती है तो जैसल की नजरें भी आहना पर ही टिकी थी। अगले ही पल आहना अपने गले की तरफ देखती है जहाँ पतली सी गोल्ड चेन में एक छोटा सा जी आकार का लॉकेट लटक रहा था। जैसल आहना की कॉलर बोन को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहता है, कैसा है वाइफी? आहना उस लॉकेट को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, खूबसूरत है। जैसल झुककर आहना की कॉलर बोन पर किस करता है। तुमसे ज्यादा नहीं। इसके आगे दोनों के बीच बात पड़ पाती। तभी जैसल का फोन बज गया। उस नंबर को देखते ही जैसल की भौहें सिकड़ गई। माथे पर कुछ सिकन सी दिखने लगी। आईने में से आहना एकटक जैसल के चेहरे को देखते हुए उसके भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसल तेज कदमों से बालकनी की ओर चला गया। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हैमर? जैसल फोन पर चिल्लाते हुए बोला, जेम्स आई डोंट नो। पुलिस को कैसे खबर लग गई हमारी उस सीक्रेट पार्टी के बारे में? उस एकाध सिंधे के पास एक एक डिटेल्स थी कि पार्टी कब, कहाँ और किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज हुई थी। जेम्स में हार गया। धुरु की आवाज कांप रही थी इस वक्त। यू लूजर, यू ब्लडी, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि किसी के हाथ जैसल मुकुट तक पहुंचे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू हैमर, दिस टाइम रियली आई विल किल यू। गुस्से में कांपते हुए जैसल ने अपना मोबाइल इतनी जोर से पटका कि उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वे अपने बालों को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और कहता है, नो, जेम्स को कोई हरा नहीं सकता। वो मोहब्बत के आगे हारा है, अपनी आहना के आगे हारा है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में को मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसके आगे जेम्स हारेगा। नो वन इज हियर। इतना कह जैसल दन-दनाता हुआ कमरे में आता है। आहना काफी देर से कोने में खड़ी जैसल के स्वरूप को सहमी निगाहों से देख रही थी। जैसल डोर से एक दूसरा फोन निकालता है और आहना पर नजर डाले बिना वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर जैसे किसी एहसास ने उसके कदम खुद ब खुद रोक लिए, वो आहना की तरफ पलटा जो अभी भी अपनी आंखों में खौफ लिए जैसल को निहार रही थी। जैसल ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कुछ हद तक काबू किया। फिर अपने कदम बढ़ा आहना के नजदीक आया और उसके सहमे हुए चेहरे को देख बोला, पहले की बात अलग थी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मुझसे डरो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इन सहमी और खौफ से भरी नजरों से तुम मुझे देखती हो। आहना कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने चेहरे के भाव जरूर बदल देती है। वह अब बिल्कुल सहज लग रही थी। ये देख जैसल हल्का मुस्कुराया और आहना के सिर के पीछे अपना हाथ लगाते हुए उसके फोरहेड को बड़ी शिद्दत से चूम लिया। रात को लेट आऊंगा, शायद 2 या 3 बज जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और बाहर गार्ड्स भी है, अगर उनकी मदद की जरूरत हो बेझिझक उन्हें हुक्म करना। एक इम्पोर्टेंट बात, मुझे मिस करती रहना। जैसल की इन बातों पर आहना ने बस मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। एक बार प्यार से आहना को निहारते हुए जैसल तेजी के साथ वहां से निकल गया। जैसल के जाते ही आहना के होठों की मुस्कुराहट धीरे धीरे करके बुझ गई। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। कोई चाहे भी तो उसके भावों को पढ़ ना सके। एक अंधेरे से कमरे में जैसल इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उसके दिमाग की नीली नसें बाहर आने को उतारी थी। चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। बॉस, बैड न्यूज। राका के कहे ये सब जैसे ही जैसल के कानों में पहुंचे वो एक जगह पर जम गया। राका कुछ पल रुक कर कहता है, हेमर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक आसिंदे ने पूरी तरह से इस सिचुएशन को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अगर मैं हेमर को बचाने की कोशिश भी करता तो बात आप तक आ जाती। अब आप ही बताइए कि आगे क्या करना है। जैसल अपने हाथ में ली हुई गन से अचानक उस तरफ फायर करता है जहां राका खड़ा था। एक के बाद एक 6 गोलियां चली, लेकिन राका ऐसे ही एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा रहा। उसके पीछे दीवार पर लगा गिलास पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था, लेकिन जैसल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वे दांत पीसते हुए कहता है, हेमर को अपने हाथों से मारूंगा तब जाकर मेरा गुस्सा शांत होगा। राका उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, लेकिन नहीं, गलती मेरी थी जो एक के बाद एक मैं उसे मौका देता रह गया। अब मैं उसे मौत दूंगा, सिर्फ मौत। थाने में जेल की सलाखों के पीछे बंद ध्रुव इस वक्त दीवार पे अपना सर टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों में वे दृश्य तैर रहा था जब चारों ने अपने प्यार का जाल बिछाकर उससे उसके पर्सनल लैपटॉप का पासवर्ड ले लिया था। उसे इस वक्त खुद पर बेहद चिढ़ मच रही थी, खुद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। तभी सलाखों पर डंडे से टटक की आवाज करते हुए एकांश ध्रुव को मुस्कुरा कर देखता है। ध्रुव भी अपने नजरें उठाकर उसे देखता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। एकांश टेबल स्माइल लिए कहता है, जानता हूँ तुम सिर्फ एक मेहरा मात्र हो, असली मुजरिम तो द ग्रेट माफिया किंग जेम्स है। तुम्हें बस
बस इतना करना है कि अदालत के सामने जैसल मुकुंद की असली पहचान रखनी है, बस गवाही देनी है कि तुम या तुम्हारे जैसे और भी मोहरे जो भी काम करते हो उसका मास्टरमाइंड जैसल मुकुंद है। ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं एक कॉल कर सकता हूँ, जानता हूँ तुम किसे कॉल करोगे। जेम्स को, उससे खुद को बचाने की डिमांड करोगे, यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए उसके हाथ पैर जोड़ोगे, और यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि मुझे एक सबूत मिल सके कि तुम्हारे तार सीधा जेम्स से जुड़े हुए हैं। ये बात एकांश अपने मन में ही सोच रहा था। विद योर परमिशन, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? ध्रुव ने दोबारा ये सवाल किया। एकांश ने मुस्कुराते हुए उसे अपना फ़ोन दिया, जिसमें उसने कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी थी। इसके बाद वहां से जाते जाते बोला, बस 5 मिनट। ध्रुव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कॉल करने लगा। 5 मिनट के बाद एकांश वापस आया और ध्रुव से अपना मोबाइल लेते हुए मुस्कुरा कर बोला, यह तो बस शुरुआत है, अंत में जीत तो एकांश जिंदगी ही होगी। ध्रुव ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। एकांश अपने चेहरे पर जाके बैठ जाता है और जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन करता है। चारू, मैं जेल में हूँ, प्लीज एक बार आकर मिल लो, आई नीड यू। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना ही था और उसमें जेसल का कोई जिक्र नहीं था। ये सुन एकांश की मुठ्ठियां कस गई। कुछ देर बाद चारू की मध्यम आवाज जमीन पर बैठे ध्रुव के कानों पर पड़ती है। ध्रुव वे अपना सिर उठा सामने खड़ी चारू को निहारता है, फिर हल्का मुस्कुरा देता है। चारू बिना किसी एक्सप्रेशन के ध्रुव को निहार रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा चारू? तुमने मुझे यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का खून कर दिया। कहा था ना मैंने तुमसे कि मेरे जज्बातों से मत खेलना। ध्रुव की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला था, जिसे देखते हुए चारू कुछ पल खामोश रही। फिर अचानक ही अपने चेहरे के भाव बदलती हुई बोली, हो सकता है तुमने भी किसी के जज्बातों के साथ खेला हो ध्रुव। हो सकता है तुमने भी किसी को खुद पर यकीन दिलवाकर उसके भरोसे का खून किया हो। ध्रुव ने सलाखों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अपना चेहरा चाहरू के करीब, बेहद करीब करते हुए बोला, तो तुम आहना का बदला ले रही हो मुझसे। इट मीन्स कि तुम्हें सब कुछ पता है। किसने बताया? आहना ने। डजेंट मैटर ध्रुव, इस वक्त सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मैंने उसके किए की सजा दिलवा दी। चारू की आंखों में एक खुशी नजर आ रही थी। समझ गया चारू, तुम और आहना मिले हुए हो। आहना के कहने पर तुमने मेरे लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर पुलिस को दे दी। लेकिन चारू, मैं तुम्हें और आहना को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जेम्स को आहना का सारा खेल ब्रीफ में समझाऊंगा। ध्रुव की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चारू हल्का मुस्कुरा कर बोली, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। तुम्हारा जेम्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हें जान से मारने के लिए। एकांश शिंदे तुम्हें यहाँ से निकलने तो नहीं देगा, लेकिन अगर तुम निकल भी गए तो जेम्स का निशाना पहले से ही तुम पर लगा हुआ है। वे तुम्हारी बात सुनना तो दूर, तुम्हें जुबान खोलने तक का मौका नहीं देगा। ध्रुव इस बार खामोश रहा, बस दर्द भरी निगाहों से चारू को निहारता रहा। चारू ने भी एक पल ध्रुव को देखा, फिर वहां से जाने को मुड़ी। तभी ध्रुव ने अपने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया चारू? क्या तुम सिर्फ आहना के कहने पर मेरे करीब आई थी? क्या कभी तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ? चारू ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, फिर ध्रुव की तरफ पलटते हुए बोली, अगर तुम एक धोखेबाज नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें धोखा नहीं देती। बट यू हैव नो आइडिया कि तुमने आहना के साथ क्या किया है, एंड वी बोथ हेट यू। ध्रुव की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला। चारू ने बिना आंखों से उसे देखा और नफरत भरे अल्फाजों में बोली, अब पता चला जब कोई हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है तो कैसा लगता है। जब हमें कोई धोखा देकर किसी की कैद में पहुंचा देता है तो कैसा लगता है। इतना के चारू वहां से तेज कदमों से आगे बढ़ गई और ध्रुव अपने नम आंखों से बस उसे देखता रह गया। आई एम कमिंग, आहना ने फोन पर इतना कहा और आईने में से खुद पर एक नजर डालते हुए वे अपने रूम से बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते हुए वे नीचे आई और थोड़ा ठहर कर एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। इसके बाद वे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। काशवी जो दीवार की ओट में आहना पर लगातार अपनी बरसे बनाए हुए थी, वे हल्का मुस्कुराई और अपने मन ही मन कहा, तुम्हारे झूठे प्यार की पट्टी जेसल की आंखों से उतार कर रहूंगी। इतना के वे तेज कदमों से आहना के पीछे गई। आहना की कार इस वक्त एक सुनसान सी जगह पर जाकर रुकी। उसने ड्राइवर को वहीं ठहरने का बोला और आगे बढ़ी। कुछ कदम आगे बढ़कर वे एकदम से ठहर गई। चारू, आहना ने आवाज दी तो चारू जो पहले से वहां खड़ी थी वे तुरंत ही आहना की तरफ पलटी। आहना को देखते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई तो आहना भी हल्की मुस्कुराहट ले उसे निहार रही थी। चारू ने तुरंत ही अपने कदम आहना की तरफ बढ़ाए और सीधा उसके गले से लग गई। आहना ने अपनी आंखें बंद की तो आंसू की एक बूंद उसके गाल पर बह गई। आहना ने चारू का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए बोली, अगर तुम ध्रुव को माफ करना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चारू अपने चेहरे पर नफरत के भाव लाते हुए बोली, भूल जाओ उसे और ये बताओ कि आगे क्या क्या प्लान है। आहना ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वे खामोश रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने और चारू के अलावा किसी तीसरे के होने का एहसास काफी पहले से ही हो चुका था। फोन पर बात करेंगे, तू अपना ख्याल रखना। चारू को इतना कि आहना तेजी के साथ वहां से निकल गई।
चारों भी दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी थी। रात का वक्त लगभग 2 बजने को थे। कमरे का दरवाजा खोल जैसल अंदर आया। उसने अपना फ़ोन सोफे पे फेंका और धम से वहीं पर बैठ गया। वो इस वक्त काफ़ी थका हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ पल छत की सीलिंग को निहारता रहा, फिर साइड टेबल पे खड़ रखा सिगरेट का बॉक्स उठा 2 सिगरेट निकालते हुए अपने होठों तले दबा लिया। उन दोनों सिगरेट को एक साथ सुलगाकर जैसे लंबे-लंबे कस भर रहा था। तभी उसकी नज़रें बिस्तर पर सो रही आहना पर पड़ती है। वह कुछ पल ऐसे ही आहना को निहारता रहा। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई नहीं समझ सकता था इस वक्त उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ पल ऐसे ही खामोशी के साथ बैठे रहने के बाद जैसल उठा और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद वे बाहर निकला। उसके बदन पे इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक लोअर था। उसका ब्रॉड सीना नेक्ड था और उसके बाल पूरी तरह से गीले थे, जिन्हें टॉवल से पोंछते हुए जैसल आईने के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल बाद खुद को देखने के बाद जैसल बिस्तर की तरफ जाता है और आहना की बगल में लेट जाता है। इस वक्त आहना का चेहरा जैसल के चेहरे के बेहद नज़दीक था। जैसल ने कुछ पल उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए आहना की तरफ अपनी पीठ कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सीने पर एक मुलायम हाथ मुस्कुरात सरकता हुआ महसूस हुआ, तो उसने झट से अपनी आंखें खोली। आहना ने इस वक्त जैसल के सीने पे अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। ये देख जैसल जल्दी से आहना की तरफ पलटता है और उसके चेहरे को अपनी बाहों में छुपा लेता है। आहना धीमे से अपनी पलकें खोलती है और जैसल के चेहरे को देखने लगती है। जैसल हल्का मुस्कुरा कर कहता है, मुझे लगा तुम सो रही हो। आहना जैसल के सीने पे अपनी नाक रगड़ते हुए फिर दोबारा उसके चेहरे को देख धीमी आवाज में कहती है, पहली बार तुम्हें परेशान देख रही हूँ, कुछ हुआ है क्या? जैसल कुछ पल आहना के चेहरे को देखता है, फिर अपने एक उंगली उसके गाल पे चलाते हुए कहता है, तुमने पूछ लिया, बस सारी प्रॉब्लम खत्म। यूं ही काम से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम थी, नॉट ए बिग डील। तुम्हें कुछ बताना था? आहना थोड़ा हिचकिचाहट के भाव में बोली, हम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जैसल आहना की जुल्फों से खेलते हुए बोला, वो मैं एक्चुअली। आहना थोड़ा डर रही थी। ये देख जैसल भौहें सुगड़ते हुए उसे देखने लगता है। डरो नहीं वाइफी, बेझिझक कहो। ऐसी कौन-सी बात है जिसे कहने में तुम इतना सोच रही हो? आहना उठकर बैठ जाती है और मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, गुस्सा तो नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारे उस भयानक वाले गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। जैसल भी उठकर बैठ जाता है और आहना के चेहरे को देखते हुए कहता है, प्रॉमिस बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। वो मैं चारू से मिलने गई थी शाम को। ये कहते हुए आहना जैसल के चेहरे को सहमी निगाहों से देख रही थी। जैसल के चेहरे के भाव कुछ हद तक बदल रही थे कि आहना मुंह बनाते हुए कहती है, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। जैसल कभी भी आहना को बिना किसी भाव के निहारता रहा, तो आहना रोनी सूरत बनाते हुए सिर झुका के लेती है, सॉरी। अचानक जैसल उसकी कमर में अपना हाथ डाल उसके बदन को अपने बेहद नज़दीक कर बोला है नज़दीक कर लेता है और उसके लबों को देखते हुए कहता है, सॉरी कह रही हो, मतलब जानती हो कि तुमसे गलती हुई है, तो अब इस गलती की क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें वाइफी? आहना अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत लिए जैसल की आंखों में देखने लगती है, तो जैसल डेविल स्माइल लिए कहता है, सजा ये है कि अभी के भी मुझे फ्रेंच किस करो। बस आहना ने सवाल किया, तो जैसल हल्का मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम और आगे बढ़ना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तो हर वक्त हर पल रेडी हूँ, लेट्स डू इट। ये कहते हुए जैसल की आवाज़ बेहद मदहोश थी। आहना उसके सीने पे अपनी हथेलियां रख कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था, और कल जो हुआ वो इसलिए क्योंकि मैं नशे में थी। अगर मैं होश में हूँ तो तुम्हारे करीब कभी आ नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसल आंखें छोटी करते हुए, पक्का? हाँ पक्का, आहना ने फटाक से जवाब दिया। जैसल ने झुककर आहना का कंधा चूम लिया, फिर मधोस आवाज में बोला, और मेरा वादा है तुमसे वाइफी, एक दिन जरूर आएगा जब तुम खुद मुझे अपने आगोश में आने के लिए कहोगी। तुम अपने पूरे होशो हवास में होगी और आगे रहकर मुझे प्यार करोगी। नेवर। आहना अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, एंड आई एम वेरी श्योर। इतना कह जैसल ने आहना के लबों को चूम लिया। आहना ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जैसल ने उसे आज़ाद किया और बोला, रात काफ़ी हो चुकी है, सो जाओ। इतना कह जैसल अपनी साइड में चुपचाप लेट गया। आहना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने पूछा नहीं कि मैं चारू से मिलने क्यों गई थी? जैसल ने आहना की कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसने अपने एक हाथ से आहना की कमर को होल्ड किया और दूसरे हाथ से उसकी बुकनी जुल्फों को समेटने लगा। मैंने तुमसे कहा तो था वाइफी कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगर हर बात पर तुमसे सवाल करूंगा तो फिर कैसी आज़ादी? कुछ पल रुक कर जैसल ने दोबारा अपनी बात कही, तुम मेरे साथ हो और किसी बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आहना ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। वो बस जैसल की गहरी आंखों में देखती रही। जैसल भी आहना की काली खूबसूरत आंखों में अपनी इंटेंस नजरों से देखता रहा। कुछ पल के बाद आहना ने अपना सर जैसल के सीने पे रख लिया और उसकी भारी पलकें खुद ब खुद बंद हो गई।
जेसल आहना को बाहों में भरे हुए उसकी रेशमी जुल्फों से बड़े प्यार से जुल्फों को बड़े प्यार से सहलाने लगा। इस दौरान उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और नजर एकटक छत की सीलिंग को निहार रही थी। अगली सुबह जेसल रेडी होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। वे काफी जल्दी में लग रहा था। तभी काशवी अचानक उसके सामने आ गई। काशवी को देख जेसल का अट्रैक्टिव फेस गुस्से में लाल हो गया। इस वक्त अपने मुंह से कोई गंदगी बकी तो कभी बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हटो मेरे रास्ते से। काशवी हल्की मुस्कान लिए बोली, जो मैं बकने वाली हूँ। अगर वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तब। जैसल ने कोई जवाब नहीं दिया और काशवी के बगल से होते हुए निकलने लगा। उसने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि काशवी ने तेज आवाज में कहा, आहना तुम्हें धोखा दे रही है जेसल। जेसल के कदम ठहर गए। उसने मुड़कर काशवी की तरफ देखा। अब तक काशवी उसके बेहद करीब आ गई थी। वे जेसल के चेहरे को देखते हुए कहती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वे छुपते छुपाते अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी, एक सुनसान सी जगह पर। मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं उनकी बातें ठीक से नहीं सुन पाई, पर जितना मैंने सुना उसके हिसाब से आहना और उसकी दोस्त किसी प्लानिंग के बारे में बात कर रही थी। देखो जैसल, तुम आहना को जितना सीधा समझते हो उतनी है वे है नहीं। उसे अपनी जिंदगी से दूर भेज दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर देगी। जैसल कुछ पल खामोश काशवी को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा। फिर अचानक वो हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख के काशवी हैरान नजरों से उसे देखने लगी। जेसल काशवी के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देख बोला, अजीब है ना, कल जिसने खुद बर्बाद किया था मुझे, आज उसे मेरी बर्बादी की इतनी फिक्र है। लेकिन मिसेज काशवी शक्ति प्रताप सिंह, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब के हाथों बर्बादी भी मंजूर है मुझे। उससे इतनी मोहब्बत है कि वे जान भी मांग ले तो मुझे अफसोस नहीं होगा। एक बात और, मेरी वाइफी की जासूसी दोबारा मत करना। इतना कि जेसन वहां से चला गया। काशवी उसे ऐसे ही देखती रही। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वे खुद से ही कहती है, और मेरा भी खुद से वादा रहा जैसल कि मैं उसकी असलियत तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, वे भी सबूत के साथ। फिर देखती हूँ कैसे नहीं मानते मेरी बात। वो सुल्तान का भाई फरहद इस वक्त आप पर निशाना लगाने की फिराक ढूंढ रहा है। राका ने ये बात अपने सामने बैठे जेसल से कही। जेसल जो रॉयल सोफे पर आराम से बैठा सिगरेट की कस भर रहा था, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, करने दो जो करना है उसे अपने भाई की तरह। वो भी मरेगा ना, व्हाट अबाउट हैमर। ये कहते हुए जेसल की आंखों में गुस्सा भर आया था। बॉस, अभी तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैमर ने एकांत जिंदे के सामने अपना मुंह नहीं खोला है। उसने कहीं पर भी आपका जिक्र नहीं किया है। राका ने जवाब दिया। जेसन कभी भी एक्सप्रेशन लेस था। वे खामोशी से अपना सिगरेट पीता रहा। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और उसके कानों में दूसरी तरफ से एक रोबदार आवाज गूंजी, सोचना भी मत कि इस बार तुम बचने वाले हो। वो और लोग होंगे जिन्होंने जेम्स से डरकर अपने रास्ते बदल लिए, लेकिन प्रकाश जिंदे एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। और मैंने ठान लिया है कि जेम्स को सलाखों के पीछे देखना है तो बस देखना है। एक आंच की धमकी सुन जैसल हल्का मुस्कुराया। फिर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही पकड़ लो, सारे सबूत मिटा लो, सारे सबूत जुटा लो, लेकिन मुझे सलाखों के पीछे नहीं रख पाओगे। एक आंच सुनते शेर मर सकता है लेकिन पिंजरे में कैद नहीं हो सकता है। होना पड़ता है कभी कभी। शेर की कमजोर नस अगर शिकारी के हाथ लग जाए तो शेर को कैद में आना ही पड़ता है। जेम्स, रिमेंबर माय वर्ड्स। एकांश ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया था और जैसल का चेहरा बता रहा था कि इस वक्त उसका गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ चुका था। वो राका की तरफ देखते हुए कहता है, मिनिस्टर को उसका माल भिजवा दो और कहो कि मुझे उससे मिलना है। या तो वो आकाश सिंधे का ट्रांसफर इस शहर से करवाए या फिर मैं उसका ट्रांसफर इस दुनिया से करवा दूंगा। राइट बॉस। राका इतना कह वहां से निकल गया। हवेली में आहना बाहर आती है और चेयर खिसकाकर मुकुट के बगल में बैठ जाती है। सामने गांव के कुछ लोग बैठे थे। एक लड़की जिसने सादे रंग की साड़ी पहन रखी थी, वह खड़ी खड़ी रो रही थी। उसके हाथ इससे जुड़े हुए थे। उसे इस हालत में देख आहना अपने बगल में बैठे मुकुट की तरफ देखती है। ये रो क्यों रही है अंकल? मुकुट एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। उसका कहना है कि उसका पति दारू शराब पीकर उसे मारता पीटता है, उसे तंग करता है, उसका जीना मुश्किल हो रहा है। उसके परिवार में भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। आहना एक नजर उस लड़की को देखती है जिसके दर्द को उसके आंसू साफ बयान कर रहे थे। आहना कुछ पर रुक कर मुकुट से कहती है, आपकी बात तो हर कोई मानता है, आपने इनके पति को समझाया नहीं। ये पहली बार नहीं है जब ये यहाँ आई है, और भी कई बार आई है हमारे पास न्याय मांगने। और बार हमने इसके पति को समझाया था, उस वक्त तो मान जाता था, कसके वादे खाने लगता था कि अब कभी अपनी पति प्रेमी को तंग नहीं करेगा। लेकिन एक शराबी का क्या ही भरोसा करे, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। आहना मुकुट की तरफ देख लेती है। मुझे बात करनी है इस लड़की से। मुकुट हल्का मुस्कुरा कर बोले, आप न्याय करना चाहती है? आहना मासूमियत से बोली, अगर आपकी इजाजत हो, बेशक लोगों को न्याय देने में और उनके लिए सही फैसला लेने में हम आपके अंदर जो दृढ़ता और उत्साह देखते हैं ना, वे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बेहद खुशी मिलती है आपको उसे देखकर। ठीक है, आप उससे बात कर ले और जो उचित लगे वही करें। मुकुट की बातों पर आहना ने ज्यादा भी प्रयत्न नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मुकुट ने इशारा किया तो वो लड़की अचानक के पास आई और हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए चुपचाप खड़ी हो गई।
अहाना ने कुछ पल इतलत के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा, फिर सहज होते हुए बोली, तुम वो रिश्ता तोड़ भी तो सकती हो अगर रिश्ते में प्यार ही नहीं। तो इस रिश्ते का क्या मतलब? बड़ी ठुकरान, रिश्ता तोड़ देना मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी निभाने की, लेकिन नाकामयाब रही। और अब मेरी रिश्ता भले है तो, लेकिन मैं उस जवान के साथ नहीं रह सकती। मैं बस ठाकुर साहब से यही निवेदन करने आई थी कि इस हवेली में मेरे लायक कोई काम है तो मुझे जरूर बताए। मैं काम करके अपने लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरी मदद करिए बड़ी ठाकुर। ये कहते हुए उस लड़की ये लड़की रोने लगी थी। जाने कि उसके आंसुओं में आहना को एक पल के लिए खुद की झलक दिखाई देने लगी, जैसे मेरे जुल्मों के आगे वे भी तो ऐसे ही कमजोर पड़ती थी। ऐसे ही खुद को बेसहारा महसूस करती थी, ऐसे ही रोती भी लगती थी, और सुनने वाला कोई नहीं रहता था। क्या हुआ बेटा, आप चुप क्यों हैं? फैसला कीजिए। मुकुट की आवाज सुन आपने अपने होश मारते उनकी तरफ देखा। फिर अगले ही पल उसने उस लड़की की तरफ देखा और बोली, क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी। उस लड़की ने जवाब दिया। अहना कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है, तुम मुझसे इस हवेली में काम कर सकती हो, मेरे सारे काम तुम ही करोगी। शुक्रिया बड़ी ठाकुरन, लेकिन अहना बेटा, अभी तो हवेली में काफी नौकर चाकर है, हम इसे अभी नहीं रख सकते। मुकुट ने सवालिया लहजे में कहा, अंकल, हम 4 लोगों की जगह 5 लोगों को पैसे देंगे तो शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंदिनी के लिए वे पैसे कितने इम्पोर्टेंट होंगे, उसे कितना फर्क पड़ेगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इसे रख ले यहाँ पर, प्लीज अंकल। अरे रे बेटा, हमने कहा तो था कि सब कुछ आपका है, आप जो भी फैसला लेना चाहे बेझिझक ले। हम हमेशा आपके साथ हैं। इतने के मुकुट ने दीदी की तरफ देखा और बोले, ठीक है, तुम काम पर आ सकती हो, और अगर अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हो तो वे भी कर सकती हो। धन्यवाद ठाकुर साहब। इतना के दीदी वहां से चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।